बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो डेटा माइनिंग की टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कुछ उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, कैलकुलेशन, उसके रिप्रेजेंटेशंस को अंडरस्टैंड किया था इन डिफरेंट सिनेरियोज। उसके बाद हमने कहा था कि हम उन टेक्निक्स को जो उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, कुछ टेस्टिंग होती है, तो हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या होती है, जिसमें मैंने टी टेस्ट का जिक्र किया था कि टी टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में जो कवर करेंगे तो वो हम ये तमाम टेस्टिंग को देखेंगे। टी टेस्ट होते हैं, अनुवाद होते हैं एंड रिग्रेशंस होती हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले अगर हम एक जनरल अजम्पशंस पैरामेट्रिक टेस्टिंग की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है। उसमें हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, there should be no significant outliers, homogeneity of variance, independence in most cases। ठीक है, तो अब ये तमाम चीजों को हमें जो है वो कवर अप करना होता है टू गो फॉर द नॉर्मलाइज्ड डेटा। ठीक है, अगर हम सबसे पहले एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो उसको हम पहले समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, जो हमारे आइडियाज हैं, हमारे हमें वो बेसिक्स एक समझ आ जाए। Normal distribution, also known as the Gaussian distribution, is a probability distribution that is symmetric about the mean, showing that the data near the mean are more frequent in occurrence than data from the mean. A normal distribution is common probability distribution. It has a shape often referred to a bell curve। ठीक है, अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो क्या होता है, उसको हम जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये बेसिकली ये वो रिजल्ट्स होते हैं या वो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं या प्रोबेबिलिटी वैल्यूज होती हैं जो कि हमें उस तमाम डेटा के मीन वैल्यू के नियर या उसके इक्विवेलेंट आ जाती हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जितनी वैल्यूज उस मीन वैल्यूज के एक्यूरेट उसके नियर होती चली जाएंगी तो हम कहेंगे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और मोस्टली जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक ग्राफ बनता है तो उसका शेप कुछ बेल कर्व जैसा होता है। ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है, हम उसको समझेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये क्या है, एक बेल कर्व है। ठीक है, इसमें आप अगर देखें 13.6 ये जो है एक बॉटम पे है, फिर ये एक ऊपर जो कि टॉप को रीच कर रहा है। ठीक है, तो ये जो जितनी वैल्यूज हमारे पास हायर होती चली जाएंगी ये क्या होंगी, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी और ये रिलेटेड टू मीन आ जाएंगी हमारी। ठीक है, नियर टू मीन वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। और ये जितनी भी बॉटम पे हमारे पास होती हैं ये उससे मिनिमम वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इस शेप को हम कहते हैं बेल कर्व। ठीक है, बेल शेप कर्व होता है ये। ओके, फिर हम एक कॉन्सेप्ट आता है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। अब होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस क्या होता है, तो वेरिएंस के अंदर जो हम सिमिलैरिटीज को कैलकुलेट करते हैं बेसिकली वो हमारे पास होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होता है। कि वेरिएंस में जितनी भी सिमिलैरिटीज हमें मिलती चली जाएगी और हमारे पास वो जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो क्या होती है, बेसिकली अजम्प्टेड वैल्यूज होती हैं हमारे पास, जो हम कुछ फैक्टोरियल टेस्टिंग में या टी टेस्टिंग के थ्रू हम लोग इन चीजों को देख रहे होते हैं। और या अनुवाद टेस्टिंग में तो हमारे पास ये तमाम जो सिमिलैरिटी आती है वो हमारे पास होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कहलाते हैं। आउटलायर्स, आउटलायर्स क्या होते हैं, आउटलायर्स हम पहले भी प्रीवियस क्लासेस के अंदर इसको काफी अंडरस्टैंड किया है कि आउटलायर्स क्या होते हैं। तो आउटलायर्स आर नथिंग बट एन एक्सट्रीम वैल्यू दैट डेविएट्स फ्रॉम द अदर ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा सेट। Outliers are caused due to the incorrect entry or computational error, like it is reporting sampling error, exponential but true value error। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास डेटा सेट के अंदर जो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल वैल्यूज आती हैं जो कि डेटा सेट से कोरिलेट नहीं करती होंगी या उनसे कोई कंप्यूटेशनल एरर आ जाता है, तो जितने भी उसके अंदर या तो कोई इन सॉर्ट ऑफ नॉइस अगर आप कह लो कि ऐड हो जाता है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट बहरहाल नहीं होती है लेकिन वो उसका एक पार्ट हो जाता है जो उसके साथ अटैच हो जाता है किसी भी डेटा सेट के साथ। और ये हमें कब पता चलता है, जब हम उस डेटा सेट के ऊपर अपने ऑब्जर्वेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तब हमें वहां से कुछ आउटलायर्स डिटेक्ट हो जाते हैं।
ओके, देन हमारे पास आता है टेस्टिंग द अजम्पशंस। अब अगर हम, जैसे कि हमने लास्ट में बात की कि ये किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे देखें नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट। ठीक है, ये नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट क्या होता है, अगर आप इसकी एक, ये भी टेस्टिंग होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास होता है क्या है, लेवेंस टेस्ट भी आप इसको कहते हो। इसमें क्या होता है कि जितनी भी लाइन के नियर हमारे पास हमेशा एक जो सेटिंग होती है वो डिसाइडेड होती है। हमारे पास एक वैल्यू, एक लाइन जो होती है वो डिसाइडेड होती है, कि हमें पता होता है कि हमारे जितने भी डेटा पॉइंट्स है दे हैव टू बी रिलेटेड टू द लाइन। ठीक है, अब अगर मेरे पास एक यहाँ पे लाइन है, अब जितने भी इस लाइन के नियर या इस लाइन के साथ हमारे पास डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो उसका मीन कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, ये उसके नियर वैल्यूज उसकी कैलकुलेट हो रही है। अब जब हम टेस्टिंग में बात करते हैं तो इसमें हमें ये चीजें देखनी होती है कि जो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंस, नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, सिमिलर वेरिएंस अक्रॉस ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर जो वेरिएंस होती है वो सिमिलर, ये जो हमने होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की बात की थी ये वही है। फिर हमें कहते हैं डेटा कलेक्शन एंड स्टडी डिजाइन, हिस्टोग्राम, क्यूक्यू प्लॉट, लेवेंस टेस्ट, ये इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। हिस्टोग्राम के थ्रू भी या क्यूक्यू प्लॉट के थ्रू भी आप इसको एक रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपका डेटा जो है वो किस तरीके से दिखेगा या वो बात किस तरीके से करेगा। ठीक है, वो कहना क्या चाहता है एक्चुअली जो डेटा होता है। देन लेवेंस टेस्ट भी हमारे पास यही होता है। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है टी टेस्ट का। ये टी टेस्ट क्या होते हैं? The t-test compares the means average of two population to determine how different they are from each other. T-testing basically क्या करती है? ये basically mean calculate करती है दो population के दरमियान कि वो आपस में जो है वो कितने different हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि ये उनकी t-testing हो जाएगी। The test generate t-score and p-values which quantify exactly how different each population is, and the likelihood that is difference can be explained by chance of a sampling error। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं दो टेस्ट, दो ग्रुप्स के अंदर, तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं कि वो कितनी आपस में डिफर करती हैं या कितनी आपस में सिमिलर हैं, तो हमारे पास उनका एक रेशियो, एक परसेंटेज जो होती है वो आ जाती है। तो हम क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये वैल्यूज, ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, ये इस डेटा में कितने जो है वो पार्ट हो सकते हैं। Then variations of t-testing. Variations of t-testing can be dependent upon the in three groups. जिसमें हमारे पास क्या चीजें आती हैं, या थ्री सिनेरियोस में हम इसको टी टेस्टिंग की वेरिएशंस को देखते हैं। जिसमें नंबर वन वेरिएशन क्या आती है हमारे पास के इंडिपेंडेंट सैंपल्स। इंडिपेंडेंट सैंपल्स में क्या आ जाएगा कि हम दोनों की जो एवरेज आएगी ना, दो ग्रुप्स की जो भी एवरेज आएगी हम उसको कंपेयर करते हैं। ये क्या हो जाता है, हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल आता है। देन हमारे पास आता है वन सैंपल। अब वन सैंपल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि टेस्ट द एवरेज ऑफ अ सिंगल ग्रुप अगेंस्ट अ नोन एवरेज। अब सपोज अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल में से, जिसको हम कंपेयर कर रहे थे दो ग्रुप में से, अगर उसी में से हम देखें कि हम उसका एवरेज सैंपल, एक ग्रुप का कोई भी हम एवरेज सैंपल निकालें और उसको फिर हम टेस्ट करें या उसको हम जो है कंपेयर करें जो ओरिजिनल हमारे पास एक एवरेज गिवन है। अगर हमारे पास एक इनिशियली कोई एवरेज मिड पॉइंट गिवन दिया गया है कि सपोज इस डेटा का जो मिडिल है वो 15 है, ठीक है, इसका डेटा पॉइंट्स क्या है 15 है। अगर उसका जो एक ग्रुप का एवरेज जो हमारे पास आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का टेस्ट उनकी कंपैरिजन करेंगे। फिर हमारे पास आता है पेयर्ड सैंपल। अब पेयर्ड सैंपल में हम क्या करते हैं कि कंपेयर एवरेज फ्रॉम द सेम ग्रुप। एक ही ग्रुप के जो डेटा पॉइंट्स होंगे उनको कंपेयर किया जाएगा डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम के ऊपर। ठीक है, एक ही ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, एक ही ग्रुप के जो डेटा पॉइंट्स होते हैं, उनको आपस में समझो कि पेयर टू पेयर उनकी जो है वो सैम्पलिंग की जाती है और उनको देखा जाता है। और वन सैंपल में क्या होता है कि उस एक पूरे मेंबर जो उस एक ग्रुप के पार्ट होते हैं उनको देखा जाता है और उस पूरे को कंपेयर किया जाता है आपने जो ऑलरेडी एक अजम्प्टेड वैल्यूज आपके पास होती है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वैल्यूज में क्या किया जाता है, ये तो होल सोल होते हैं कि आप सिंपली इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों आपस में। तो आप ऐसे दो ग्रुप उठाते हो जो कि आपस में इंडिपेंडेंट हो और आप उनके एवरेज वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हो। टी टेस्टिंग इज वन टाइप ऑफ द
इन्फेरेंशियल पैरामेट्रिक स्टैटिस्ट, जो हमने पहले भी फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो हमने इसको देखा था कि ये जो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस इसमें अंदर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो इसके अंदर होती है। determine whether this is a significant difference between the mean of two groups condition. There are three main types of the t-testing, ठीक है, जिसमें हमारे पास आता है स्टूडेंट टेस्ट। अब स्टूडेंट टेस्ट को हम किस तरीके से देख सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो विलियम सैडली गोस्ट ने 1908 के अंदर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि how can we determine a reasonable degree of scientific certainty if one variety of barley yield more than another। इसमें हमारे पास कॉमनली जो एग्जांपल आती है वो टेम्परेचर की एग्जांपल्स आ जाती है, जिसमें कहते हैं कि आपका जो एक मेजर टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो सेल्सियस के अंदर भी देखा जाता है, वो केल्विन के अंदर भी देखा जाता है, फॉरेनहाइट के अंदर भी देखा जाता है। तो उसके जो रिजल्ट्स आपस में वेरी करते चले जाते हैं हर डिग्री के ऊपर, तो उनको किस तरीके से आप कंपेयर करोगे। ऑब्वियसली जो उनका डेटा आएगा दैट कैन बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। इसमें फिर कहते हैं कि डिटरमिन वेदर देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द अनरिलेटेड ग्रुप। ऑब्वियसली जो उनके रिजल्ट्स आएंगे वो क्या होंगे आपस में, वो हम या जो उसके जो मीन कैलकुलेट करते हैं कंप्यूट करते हैं वो आपस में अनरिलेटेड ग्रुप्स होते हैं। It is also known as independent sample t-test, two sample t-test between sample t-test and unpaired sample t-test। अब इसके अंदर हम दो ग्रुप्स ले लेते हैं जो कि अनपेड ग्रुप्स होते हैं और उनकी आपस में हम लोग जो है वो टेस्टिंग को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। Independent groups, independent measurements, online one independent categorical variable that has a two level groups, one continuous dependent variable। ये टी टेस्ट के जो हैं ये मेन फीचर्स हैं कि इंडिपेंडेंट ग्रुप्स पे काम करता है, इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स होती हैं इसकी। अब यहाँ पे अगर देखें कि सपोज ये एक ग्राफ जो आपके साथ रिप्रेजेंट किया गया है, ये एक जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल और फीमेल को, ठीक है। इसमें जो ब्लू लाइंस हैं या ब्लू जो कलर है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइल रेड कलर इज शोइंग द फीमेल, ठीक है। तो अब इसमें जो इसकी मेन फीचर्स आती हैं वो क्या है, इसके इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स। जाहिर सी बात है दोनों के पैरामीटर्स इनको मेजर करने के डिफरेंट होते हैं हमारे पास। फिर जो हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, कैटेगोरिकल वैल्यूज जो होती हैं वो दोनों की वेरी करती चली जाती हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है टी टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, द डिफरेंस बिटवीन द मीन डिवाइडेड बाय द पूल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। टी टेस्ट को मालूम करने का फॉर्मूला है जिसमें हम क्या कहते हैं कि डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस किसका है, ये मीन x1, ये सपोज दो वेरिएबल हमारे पास है x1 और x2, ठीक है। हमारे पास सपोज दो वेरिएबल है जैसे कि मेल 1 और फीमेल, ठीक है, इस तरीके से। फिर हम उसको किससे डिवाइड करते हैं, हम उसको स्टैंडर्ड एरर से डिफाइन करते हैं। जो भी हमारे पास दोनों को माइनस करने के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यूज हमारे पास काउंट हो जाती हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है वो हमारे पास, हम उससे माइनस करके हम इस वैल्यूज को या मल्टीप्लाई करके हम इस वैल्यूज को गेन कर सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, जैसे कि ग्राफ हमारे पास प्लॉट किया गया है। ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो कि एक वैल्यू के ऊपर है, दोनों पे जो बेल कर्व है, ठीक है। एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज ये वेरिएबल 1 को कर रहा है, सेकंड कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो x2 है वो हमारे पास क्या है, वो टोटल पूल्ड एरर जो है हमारे पास वो हो सकता है। देन अगेन हम क्या करेंगे, इस x को जो पूल्ड एरर है हम उसको उसका स्क्वायर लेकर भी हम इसको डिवाइड करेंगे द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट दैट वी हैव इन द डेटा सेट। यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो पिछला फॉर्मूला था ये जस्ट इसकी लेबलिंग की गई है कि आपको पता चल जाए कि ये क्या होता है। ये जो डेटा पॉइंट्स दो यहाँ पे गिवन है, ये डेटा पॉइंट्स आपके पास किस तरीके से है, सपोज दो अलग तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। देन आपने इसके ऊपर जो है वो टोटल पूल एरर और आपके पास जो टी टेस्टिंग थी, आपके पास दो फॉर्मूले हैं, आपने वो इम्प्लीमेंट किए। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपके पास सपोज आ जाती हैं फील्ड 1 एंड फील्ड 2, जैसे कि ये वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 मेल फीमेल ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है। तो फील्ड 1 फील्ड 2 के यू हैव सम वैल्यूज, आपने क्या किया, एन वैल्यूज का आपने एवरेज कैलकुलेट कर लिया तो आपके पास कुछ वैल्यूज आ गई। उसके बाद आपने क्या किया, टी वैल्यूज जो आपके पास फॉर्मूला था आपने उसके अंदर तमाम वैल्यूज जो है वो पुट कर दी। जैसे कि x1 में हमने 15.3 जो कि फील्ड 1 हमारे पास है, देन हमने माइनस किया फील्ड 2 के साथ उसको, एंड देन हमारे पास 0.97 ये वैल्यूज हैं जो कि हमें यहाँ से गिवन हुई हैं।
इस फॉर्मूले के तहत। फिर हमने इन सबको कैलकुलेट किया तो टी टेस्टिंग हमारे पास जो है वो 2.31 वैल्यूज आ गई। अब जब हम इसका कर्व डिजाइन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये उस एवरेज मीन से कितना नियर है और कितना उसका डेटा पॉइंट का हिस्सा है। ठीक है, अगेन ये टेबल जो होती है ये गिवन होती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इस टेबल को देखने का तरीका यही होता है, आप उसी फील्ड के अंदर आप उसका रोज एंड कॉलम दोनों चेक करते हो। ठीक है, आप उसका रो एंड कॉलम दोनों चेक करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 2.042। ठीक है, ये जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे आई है यही टेबल के अंदर से हमने मेजर की। तो टेबल मेजर कैसे करते हैं कि हम सॉरी हम ये टेबल जो है वो मेजर कैसे करते हैं कि हमारे पास जितने एट्रीब्यूट्स यहाँ पे गिवन होते हैं, जैसे कि 30 हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस 30 की वैल्यू में हम लोग यहाँ से चले गए और उसके बाद ओके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास मौजूद है हमने उसके तहत पे इसको देखा कि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 16 32 माइनस 230 हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी। देन हमने उसका क्रिटिकल व्यू चेक किया कि 30 पे हमारे पास क्रिटिक वैल्यू जो है वो हमारे पास परसेंट के ऊपर कितनी आ रही है, तो 5% के ऊपर 0.05। अच्छा, ये जो वैल्यू है 0.05 ये हमारे पास कहाँ से आई, हमने इसी के ऊपर कैसे देखा, तो ये हमारे पास जो सिग्निफिकेंस लेवल है ये हमारे पास गिवन है 5%, 0.05 ये हमारे पास गिवन है। तो हमने क्या किया, टेबल को चेक करने हैं, हमें रोज एंड कॉलम दोनों में देखना होता है। तो जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 और 0.05, हम जब इसके लेवल पे आए तो हमें जो वैल्यू मिली दैट इज 2.042 एंड दैट इज इवन वैलिडेट कि हमें जो यहाँ से वैल्यूज को हमने गिवन किया। देन हमने जो है इसमें से टी वैल्यूज को जो हमने वी रिजेक्ट एच नॉट, हमने अगर एच नॉट की वैल्यूज को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें या इग्नोर कर दें, रिजेक्ट कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यूज बचती हैं 0.06 है। ओके, फिर हमारे पास आता है पेयर टी टेस्ट। अब पेयर टी टेस्टिंग में क्या होता है हमारे पास, एस्टिमेट वेदर द मीन्स ऑफ टू रिलेटेड मेजरमेंट्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब जब पेयर में हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको आपस में कंपेयर करते चले जाएंगे कि ये आपस में कितने डिफर हैं या कितने सिमिलर हैं। तो मोस्टली अगर वो उसका डिफर कैलकुलेट किया जाएगा तो हमें उन वैल्यूज का आपस में जो डिस्टेंस होगा वो हमें मिल जाएगा। यूज्ड व्हेन टू कंटीन्यूअस वेरिएबल्स आर रिलेटेड, ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास दो कंटीन्यूअस वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद होते हैं तब हम पेयर टी टेस्टिंग करते हैं। सम पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ डिफरेंट टाइम डिफरेंट साइट्स ऑन द सेम सम पर्सन cases and their meshed control, also known as within subject repeated measure and dependent samples। ठीक है, तो इसमें हम पेयर टी टेस्ट के अंदर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि तो ये हमें बेसिकली कहना क्या चाह रहा है इसमें कि जितनी भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं द पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट समटाइम्स कॉल्ड द डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इनको हम क्या है वो डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये दो वेरिएबल एक ही ग्रुप के आपस में चेक हो रहे होते हैं, तो इनका दोनों का जो काम होता है, दोनों की जो वैल्यूज होती हैं वो आपस में डिपेंडेंट होते हैं। ये बेसिकली हम क्यों करते हैं, ये क्या होता है, ये बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो मीन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं किसी भी दो ऑब्जर्वेशंस के बीच में। ठीक है, ताकि अगर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस की जो वेट है या उसका जो वैल्यूज आती हैं तो वो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बिटवीन जीरो। तो ये हमारे पास वैल्यूज को कंपेयर कराने के लिए कि दोनों के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो विद इन जीरो वैल्यू आ जाती हैं, तो उसके लिए हमें पेयर टी टेस्टिंग होती है। ओके ये एक और इसके बारे में कि द आउटकम वेरिएबल हैज अ कंटिन्यूअस स्केल, द डिफरेंस बिटवीन द पेयर ऑफ द मेजरमेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द इंटरेस्ट इज ऑन द डिफरेंस इन द आउटकम मेजरमेंट बिटवीन ईच पेयर। अब यह जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रुप्स जो हैं, जो डेटा पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है वो क्या है, सिमिलर एक ही ग्रुप के आपको डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे शो किए गए। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें उनमें से वैल्यूज को निकालना है ईच पेयर,
हर पेयर के अंदर से जो सिमिलर वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी या जो उसका आउटकम वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, हम उनको कंपेयर करते चले जाएंगे। Okay, one sample t-test. There is only one group which is to be compared to a set values known as the population mean. अब एक टेस्ट ग्रुप जो होता है वो तमाम पॉपुलेशन मीन के साथ कंपेयर किया जाता है, तो उसमें हमारे पास क्या आता है, वन सैंपल टी टेस्टिंग होती है। ठीक है, इसका एक टेबल है जिसमें आपको कहा गया है कि अगर टी टेस्टिंग होती है मीन्स कम फ्रॉम द सेम ग्रुप। अगर आपको सेम ग्रुप से मीन्स अगर आपको आता है, अगर यस है तो वो पेयर टी टेस्ट होगा, और अगर वो नो है तो आपके पास कंपेयरिंग मीन ऑफ टू ग्रुप्स, कंपेयरिंग मीन ऑफ अ ग्रुप अगेंस्ट अ नोन मीन। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन मीन हमारे पास आ रही थी। ठीक है, अगर वो दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहा है तो हमारे पास वहां पे स्टूडेंट टेस्टिंग होगी। अगर के वो दो ऑब्जर्वेशन वैल्यूज को देख रहा है टेस्टिंग को, तो हमारे पास वन सैंपल टी टेस्टिंग जो है वो लगेगी। ओके, अनोवा क्या होता है? अब ये अनोवा वन वे एंड अनोवा टू वे। ठीक है, अनोवा वे वन वे या टू वे में हम किससे देखेंगे? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, टू ग्रुप्स वन पैरामीटर टी टेस्ट, थ्री प्लस ग्रुप टू प्लस पैरामीटर अनोवा। जब हमारे पास दो ग्रुप्स और एक पैरामीटर होगा तब हम टी टेस्टिंग करते हैं। जब हमारे पास थ्री प्लस ग्रुप्स आते हैं और दो प्लस पैरामीटर्स हमारे पास आते हैं तो हम एनोवा टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, वन वे एनोवा। वन वे एनोवा कैसे होती है कि कंपेयर्स बिटवीन थ्री प्लस ग्रुप, डज हाइट डिफर सिग्निफिकेंटली अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। क्या जो है वो हर ओरिजिन के अकॉर्डिंग हाइट डिफर जो है वो होती है। ठीक है, ये इसके थ्री कोई भी ग्रुप्स हैं जहां पे हर ओरिजिन के अंदर इनकी एक सिनेरियो कैलकुलेट किया जाएगा, जिसके मॉडल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ जनरल मीन वैल्यूज होती हैं, हमारे पास उस ग्रुप पे जो इफेक्ट वैल्यूज होती हैं कुछ वो आती हैं, और जो इंडिविजुअल वेरिएंट्स हमारे पास आता है हम उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास टोटल जो नोवा वैल्यूज हैं वो हमारे पास आ जाए। हम क्या करेंगे, बिटवीन ग्रुप्स तमाम जो वैल्यूज हमारे पास गिवन होंगी हम उनको हर वैल्यू के ऊपर चेक करते चले जाएंगे, और हमारे पास एंड में मॉडल ट्रेन के तौर पे वो वैल्यूज आ जाएंगी। अगर ये तो हम एक कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल भी हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास मॉडल वेरिएंट्स या एरर वेरिएंट्स को हम आपस में डिवाइड करेंगे एक ही ग्रुप के अंदर, तो हमारे पास जो है वो एफ वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, फैक्टोरियल अनोवा जो है वो क्या है, यहाँ पे दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मेल हाइट फीमेल, इसके कुछ कंट्री वन कंट्री टू कंट्री थ्री। ठीक है, इसकी कुछ डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे की गई। अब क्या जेंडर वाइज, पहले हमने क्या कहा था कि क्या हाइट जो है वो ओरिजिन वाइज चेंज हो सकती है, अब हम कह रहे हैं कि क्या हाइट में जो है वो जेंडर वाइज भी इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगेन द फॉर्मूला दैट वी हैव कैलकुलेटेड। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो कितने, अब वो हमारे पास 2 हैं। ठीक है, इसीलिए अगेन द सिमिलर फॉर्मूला, जनरल मीन, वेरिएबल 1 का इफेक्ट, वेरिएबल 2 का इफेक्ट, एंड देन दोनों का जो कंपैरिजन हमारे पास आया, दोनों वैल्यूज को इंटरेक्ट करने पे जो रिजल्ट्स हमारे पास आए उनको ले देखेंगे, और फिर जो इंडिविजुअल वेरिएशंस हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आउटपुट आएगा कुछ इसी फॉर्मूले में, और इन वैल्यूज को कैलकुलेट कंप्यूट करने के बाद ही आएगा। ओके, व्हाट फैक्टोरियल अनोवा कैन टेल अस। फैक्टोरियल अनोवा हमें बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या चीज हमें बताना चाहता है। अ टू वे अनोवा वाज कंडक्टेड द एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन लेवल ऑन द इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। करते क्या है इसके अंदर, हम कोई भी दो वेरिएबल्स किसी भी सिनेरियो के अंदर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, हाइट, वेट, जेंडर, ओरिजिन या कलर या कोई भी ऐसी चीज जिसका आपस में ग्रुपिंग में आप उसको कंपेयर करके वैल्यूज को देख सको, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि इन्होंने कहा है कि सिंपल मैन इफेक्ट एनालिसिस शोड दैट मेल वर सिग्निफिकेंटली मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स देन अ फीमेल।
अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक रेशो निकाला तो उससे उनको जो रिजल्ट मिला वो ये था कि जो मेल होते हैं वो पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास कंप्यूट हुई वो कैसे हुई कि हमने इसको टेस्टिंग इसके ऊपर परफॉर्म की, जो हमारे पास डेटा गिवन था, ऑब्वियसली कुछ नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास थे मेल एंड फीमेल, हमने उनका एक एवरेज कैलकुलेट करना चाहा जहां से हमारे पास जो कुछ वैल्यूज आई एंड देन दैट इट डिफाइंस कि जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो क्या आई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ओके, there is an effect of the interaction between variable 2 and 3 on the mean value of the continuous variables। जैसे कि ये टेबल है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमम कर देती हूँ। ओके, इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो सैंपल डेटा के तौर पे जो हमें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी पैरामीटर जो है वो किन की वजह से, कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास वैलिड हो जाते हैं इन तमाम चीजों के ऊपर। ठीक है, अगर हम कोई रिकैप देखें इन सबका कि या हम इसका कंपैरिजन देखें तो मीन ऑफ वन कंटिन्यूअस वेरिएबल बिटवीन टू लेवल ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल, तो ये हमारे पास टी टेस्टिंग होती है। मीन ऑफ वन कंटिन्यूअस वेरिएबल, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल का दो लेवल ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंदर अगर हम देखेंगे तो वो टी टेस्टिंग होती है। वन वे एनोवा क्या होता है, वन कंटिन्यूअस वेरिएबल 3+ लेवल ऑफ कैटेगोरिकल, वन वे एनोवा होता है वन कंटिन्यूअस वेरिएबल 3+ लेवल ऑफ 2+ कैटेगोरिकल वेरिएबल हमारे पास जो है वो फैक्टोरियल एनोवा कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो हमारे पास थे वो तकरीबन टी टेस्टिंग के हवाले से था, एफ वैल्यूज हमारे पास थी, एनोवा टेस्टिंग के बारे में हमने देखा था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ रिग्रेशन। कि रिग्रेशन क्या होती है? Regression is a data mining technique used to predict a range of numeric values. Regression basically क्या होती है? It is a technique जो कि एक values को, numeric values को predict करने के लिए लगाई जाती है, जिसको हम continuous values भी कहते हैं। Given a particular data set, for example, regression might be used to predict the cost of product or services given other variable। ये एग्जाम्पल हो सकती है कि आप किसी भी हवाले से कोई वैल्यूज को प्रिडिक्ट कराना चाहो तो जो मेथड हम या टेक्निक हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारे पास रिग्रेशन होती है। सॉरी, regression takes a group of random variable, regression thought to be predicted y, and tries to find a mathematical relationship between them. This relationship is typically in the form of a straight line linear regression and the best approximate ऑल द इंडिविजुअल डेटा पॉइंट। जितने भी डेटा पॉइंट्स आपके पास उस डेटा के मौजूद होते हैं वो तमाम एक स्ट्रेट लाइन, जो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने की, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है लीनियर रिग्रेशन जिसको हम कहते हैं। और उसमें हमारे पास एक्स वैल्यूज कुछ गिवन होती है और उसको हम वाई वैल्यूज के ऊपर प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, रिग्रेशन क्रिएटिंग अ मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल। रिग्रेशन हमारे पास क्रिएट कर सकता है कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को भी। इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट? क्या रिलेशनशिप है? ये क्या है? दो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हैं, वेट एंड हाइट। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें कुछ प्रेडिक्टर्स चाहिए जो इस वैल्यूज को प्रेडिकेट कर सके। देन हमारे पास आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है? इट्स अ मेजरमेंट दैट एक्सप्रेस द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स आर लीनियरली रिलेटेड। कौन से, ये बेसिकली एक मेजरमेंट्स हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि वैल्यूज को डिफाइन करती है, एक्सटेंड करती हैं हमें कि कौन से दो वैल्यूज आपस में जो है वो लीनियरली रिलेटेड हैं, मीनिंग दे चेंज टुगेदर एट अ कांस्टेंट रेट। ताकि जो दोनों जो चेंज हो जाएंगे वो क्या होंगे, वो एक ही रेट के ऊपर दोनों वैल्यूज हमारे पास चेंज हो जाएंगे। इट्स अ कॉमन टूल फॉर डिस्क्राइबिंग सिंपल रिलेशनशिप विदाउट मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट। ये कोई भी वैल्यूज को जिसमें कॉज एंड इफेक्ट्स की स्टेटमेंट्स हमारे पास आती हैं उनको बगैर अवॉइड किए, बगैर डैमेज किए, ये क्या कहता है, रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है ऑन द लाइन ऑफ जहां पे जो वेरिएबल्स हमारे पास गिवन होते हैं। ओके, to explore that question we could use correlation, but अब अगर हमारे पास सपोज कोई भी कोरिलेशन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल्स अगर हमें चाहिए, ठीक है, हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम इसको
रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टूल्स के अंदर से, या हमें कोई भी यहाँ से प्रेडिक्टेड वैल्यूज चाहिए होती हैं। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है सिंपल रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, कि क्या होता है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होती है बेसिकली, इसमें भी हम रिलेशनशिप कंटिन्यूस वैल्यूज का देख रहे होते हैं, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिलेशन चेक कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये इसके जितने भी रिलेशंस हमारे पास आते हैं वो स्टैटिस्टिकल होते हैं, डायनामिक नहीं होते, डिटरमिनिस्टिक नहीं होती हैं वैल्यूज इसमें। And the values said to be deterministic if one values can be accurately expressed by the other। ये deterministic उस वक्त होंगे जब ये second dependent values या independent values के साथ हमारे पास express की जाएंगी, तो हमारे पास दोनों values को हम express कर सकते हैं। अभी जो हम इसकी बात करते हैं तो ये basically क्या है, dependent values हैं। It's a relationship among independent and the dependent variables। द नेक्स्ट ओके, ये लिनियर रिग्रेशन की एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दी गई है कि किस तरीके से वैल्यूज हैं, या अगर आप इनआउट वैल्यूज को रेजिडुअल वैल्यूज यहाँ पे जो होती हैं आउटलायर्स, अगर आप उसको मिनिमाइज कराना चाहो तो ठीक है। बाकी जो डेटा पॉइंट्स आपको यहाँ पे लाइन के करीब करीब दिख रहे हैं वो क्या है, वो उस का पार्ट है, ठीक है। बाकी जो वैल्यूज उससे दूर दूर हैं दैट मीन्स वो वैल्यूज में जो है डिफरेंस बहुत ज्यादा है, वो उसके सिमिलैरिटी कम है, वो डिसिमिलर वैल्यूज हैं। बाकी जो वैल्यूज नियर है वो सारे उसके सिमिलर वैल्यूज हैं। इसके जो मॉडल है उसमें हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास इंटरसेप्ट वैल्यूज होती हैं, स्लोप्स होती हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हमारे पास गिवन होते हैं, और कुछ रेजिडुअल वैल्यूज हमारे पास ऐड हो जाती हैं। तो हम इसमें से अपनी जो लीनियर सिंपल लीनियर जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास रिग्रेशन किस तरीके से हो रही है। अब यहाँ पे इवन आप ग्राफ के अंदर देखो, जो वैल्यूज आपको इस लाइन के नियर बाय नजर आ रही हैं तो वो उसका पार्ट हो सकते हैं, लेकिन जितनी जितनी वैल्यूज जो डॉट्स हैं वो दूर होते चले जाएंगे, वो उसके उतने पार्ट नहीं रहेंगे। देन एक हाइट एंड वेट का जो है वो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि कुछ यहाँ पे वेट है एंड कुछ हाइट्स की यहाँ पे वैल्यूज गिवन की गई हैं। अब यहाँ पे एक वैल्यूज है कि 40 की रेंज में जो हमारे पास कितने जो डेटा पॉइंट्स यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे, तो हम इसको लीनियर रिग्रेशन कहेंगे। ये मल्टीपल रिग्रेशन होता है जिसके अंदर आप डिफरेंट वैल्यूज, जिसमें मेल एंड फीमेल की हाइट एंड वेट, जो दो वेरिएबल्स को आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो देख रहे हो कि अभी देखें जैसे कि ब्लू सपोज मेल है एंड ग्रीन वाइट है, तो दोनों जो है वो आपस में एक ही सिम्स में एक ही डायरेक्शंस के अंदर वो जो चल रहे हैं, और वो जो सारी प्लॉटिंग हुई हुई है वो भी एक लीनियर फॉर्म में हुई हुई है। ओके, हमारे पास मल्टीपल लीनियर जो है वो एक बहुत पावरफुल मॉडल जो है वो कहा जाता है। इवन इसके अलावा भी जनरल लीनियर मॉडल जो है हम उसको भी बहुत पावरफुल जो है वो कहते हैं, और उसको भी हम जो है बहुत डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हैं। इट इज एबल टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स मॉडल, जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं। कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामेट्रिक मैपिंग्स होती हैं, ठीक है, एसपीएम, विच इज यूज टू एनालाइज फंक्शनल इमेजिंग डेटा। ये आज के लेक्चर की कुछ एक शॉर्ट समरी है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमने आज पूरे लेक्चर में अंदर हमने क्या क्या सिर्फ कंपैरिजन किया कंटिन्यूस वैल्यूज का, ठीक है। उसके अंदर हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल दो लेवल में, कैटेगोरिकल वेरिएबल हमारे पास विद 3+ लेयर एंड द विद 3+ लेवल ईच अदर वेरिएबल्स डिफरेंट जो हमारे पास है, हमने उसको अंडरस्टैंड किया। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हमने देखा, टी टेस्टिंग देखी, सेम ग्रुप जो है, उसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स में हमारे पास नोन मीन होता है और एक अजम्पशंस वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। फिर हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल 3+ में एनोवा वन वे देखा, देन हमने फैक्टोरियल एनोवा देखा है, ठीक है। तो इसमें हम अगर आज की बात करें तो क्या हुआ कि हमने तकरीबन जो मेथड्स हमने स्टडी किए थे उसकी जो टेस्टिंग है, टी टेस्टिंग, लीनियर रिग्रेशन, कोरिलेशंस हमारे पास जो होते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन, और जो टेस्टिंग होती है ग्राफ होता है, हमने उसको समझने की कोशिश की। कुछ वैल्यूज थी हमने उसको देखा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक टेबल हमारे पास मौजूद था, हमने वहां से वैल्यूज कंप्यूट की कि वैल्यू किस तरीके से कंप्यूट हो सकती है। सिंपली फॉर्मूलाज यहाँ पे गिवन है, इनको हमने समझने की कोशिश की कि वैल्यूज क्या होती हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन आपस में किस तरीके से चेक किया जाता है। अगर हमें मीन एवरेज चाहिए तो हमारे पास एक
एक जो बेस वैल्यू होती है वो हमेशा गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बाकी वैल्यूज को डिसाइड करते हैं कि वो उसका पार्ट बनेंगी या नहीं बनेंगी। तो उसके लिए हमें एनोवा टेस्टिंग, टी टेस्टिंग, पी वैल्यूज को कैलकुलेट करना, एफ एफ मेजरमेंट्स लेना, तो तमाम चीजें हमें उसके लिए करनी पड़ती हैं ताकि हमारे पास जो वैल्यूज आए, जो डेटा की वैलिडिटी हो, उन तमाम टेस्टिंग को परफॉर्म करने के बाद वो वैलिडेट हमारे पास डेटा आता चला जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर को आप लोग सुन लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स या कंफ्यूजन हमारे पास आएंगी तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं इसके हवाले से, ताकि वो चीजें मजीद हमें क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब एक असाइनमेंट इसी लेक्चर से आपको बनाया जाएगा और उसमें बेसिक जो तरीकेकार हैं टेस्टिंग वगैरह वो परफॉर्म की जाएंगी वेका टूल के ऊपर, कि ये जो टेस्टिंग है सारी ये किस तरीके से काम करती है। और अगर हमें जैसे कि इनिशियली हम कोई भी डेटा सेट के ऊपर काम तो कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर अगर हम डिफरेंट टेस्टिंग को फॉर अ वैलिडेशन अगर हम यूज कर लें तो हम उसको भी देख लेंगे। तो ये सब आपके असाइनमेंट का हिस्सा हो जाएगा। आप इस लेक्चर को एक दफा सुन लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स हो आप उन क्वेश्चंस को अपने पास नोट कर लीजिएगा, ताकि वो हमारे पास डिस्कशन सेशन के अंदर या जो जिस तरीके से हो आप वो पूछ लीजिएगा, हम आपको उसके हवाले से एंटरटेन करते रहेंगे। ठीक है, टिल देन बेटा टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।